सूखा या अकाल एक ऐसी आपदा है जिससे पूरा विश्व प्रभावित होता रहा है। पिछली सदियों में विश्व ने कई बड़े बड़े अकाल देखे। चीन और अमेरिका जैसे देश तक सूखे की चपेट में आ चुके हैं। कई अफ्रीकी मुल्क अभी भी सूखा और अकाल की स्थिति से जूझ रहे हैं। भारत भी इस त्रासदी का दंश झेलता रहा है। देश में 18वीं और 19वीं सदी में भयंकर अकाल पड़े। 1770 के दशक में बंगाल के अकाल ने तकरीबन 1/3 आबादी को ले लिया। आजादी के बाद तकनीकी सुधार ने अकाल पर काफी हद तक नियंत्रण किया, लेकिन आज भी भारत का बड़ा भूभाग सूखे से प्रभावित होता रहता है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य सूखा प्रभावित राज्यों की श्रेणी में आते हैं। सूखा एक प्राकृतिक आपदा है। ये जलवायु मापदंडों द्वारा संचालित होती है। क्षेत्रीय जलवायु मापदंडों द्वारा भारत में सूखा प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। ये कृषि प्रणाली को बुरी तरह प्रभावित करती है, खासकर वर्षा आधारित कृषि प्रणाली को। जल से जीवन का पोषण होता है और हमें विभिन्न स्रोतों से पानी मिलता है, जैसे कि हिमनदों से निकलने वाली नदियां, वर्षा का जल जो भूमि का पोषण करता है, और ये सभी स्रोत पानी को जमीन तक पहुंचाते हैं। वक्त के साथ साथ ये सभी स्रोत धीरे धीरे सूख रहे हैं। पैलियो चैनल ऐसा ही एक उदाहरण है। ये सभी कारक सूखे जैसी विनाशकारी स्थिति को बनाने में एक साथ मिलकर प्रभाव डालते हैं। सामान्य भाषा में सूखा वो स्थिति है जब पानी की कमी हो जाए, यानी किसी इलाके में पानी की उपलब्धता अपने सांख्यिकीय आवश्यकताओं से नीचे चली जाए तो सूखे की स्थिति बन जाती है। इसका असर कृषि, भूजल स्तर और सतह के जल स्रोतों पर पड़ता है। सूखे की स्थिति में हैजा, डेंगू आदि बीमारियों में भी वृद्धि हो सकती है। मौसम संबंधी सूखा, कृषि सूखा, हाइड्रोलॉजिकल सूखा, सामाजिक आर्थिक सूखा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार किसी भी क्षेत्र में सूखा तब पड़ता है जब उस क्षेत्र में होने वाली मौसमी वर्षा दीर्घकालिक औसत वर्षा से 75% कम हो। इसी क्रम में आगे अगर बारिश में 26 से 50% की कमी हो तो ऐसी स्थिति को मध्यम सूखा कहते हैं, और अगर यह कमी सामान्य कमी से 50% से भी पार हो जाए तो उसे गंभीर सूखा कहते हैं। मॉनसून की कमी का सीधा असर कृषि पर पड़ता है। वजह है अभी भी हमारे देश में 75 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि वर्षा आधारित है। बारिश की यही कमी अगर 1-2 साल तक बनी रहे तो कृषि सूखे की स्थिति बन जाती है। बारिश की कमी और उच्च तापमान के चलते मिट्टी से नमी खत्म होने लगती है, जिसका फसलों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। Because of the meteorological drought, what happens? The soil water. मौसमी सूखे की वजह से क्या होता है, मिट्टी में नमी की कमी हो जाती है और उसी समय उच्च तापमान के चलते वाष्पीकरण और फसलों में पानी की मांग बढ़ जाती है। कुल मिलाकर मिट्टी फसलों की पानी की जरूरत को पूरा नहीं कर पाती, नतीजा फसल पूरी तरह नष्ट हो जाती है। So agriculture ultimately the crop gets wilt and dies by starving for moisture. कृषि सूखे की स्थिति यूं तो किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, लेकिन दक्कन प्लेट्यू पर पड़ने वाले राज्यों में सूखे की मार ज्यादा पड़ती है। इसका एक उदाहरण है महाराष्ट्र, जहां लगातार कम वर्षा के चलते 2013 में सूखा घोषित किया गया। विदर्भ के कुछ जिले तो अब तक ये दंश झेल रहे हैं। पाण्याची म्हणजे पाणी नाही गावात, आटले बोर झाले भक्कम पण पाणी नाही, विहिरी आटल्या, शेतीची काय हाल आहे बाबा, हलक्या जमिनी इतक्या पिकत नाही।
प्रमाण पिकते, काही पुरत नाही, इकायच्या तयारीत आहे लोक आता. लगातार फसलों की बर्बादी ने किसानों की कमर तोड़ दी है. 13 एकर शेती आहे माझ्याजवळ. 7 एकर पराठी पेरली होती, तर कापूस काही झाला नाही बोंडाईच्यानं. नंतर ज्वारी पेरली तर अयानं पूर्ण खाऊन टाकली. सोयाबीन पेरली, पाऊस नाही आला तर काहीच नाही झाली. 3 लाख रुपये खर्च आला, पण 1 लाख रुपये बी उत्पन्न झालं नाही. पूर्ण घरून भरा लागलं. देश के कई भाग ऐसे हैं जहां लगातार वर्षा कम होने के चलते जल स्रोत सूख चुके हैं. भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है, जिससे कृषि तो दूर, पेयजल की आपूर्ति का भी संकट बना हुआ है. राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड क्षेत्र दशकों से इस जलीय सूखे का प्रकोप झेल रहे हैं. बुंदेलखंड रीजन की बात करें तो यहाँ औसतन बारिश कम होती है और भू संरचना ऐसी है कि जमीन पानी सोख नहीं पाती. नतीजा जल संकट. बरसों से एक कहावत कही जाती है कि भौरा का पानी गजब कर जाए, मोर गगरी न फूटे, खसम मर जाए. माने इसका अर्थ ये हुआ कि बुंदेलखंड में एक घड़े पानी की कीमत पति की मौत से ज़्यादा है. ऐसा नहीं कि यहाँ पे काम नहीं हुआ है. शासन की योजनाएं बहुत ढेर सारी आई, चाहे केंद्र की हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो, लेकिन बुंदेलखंड में उनका क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हुआ. इसका नतीजा ये हुआ कि जो चंदेलकालीन तालाब थे वो धीरे धीरे लुप्त होते गए. आज सिर्फ टीकमगढ़ में 600 करीब चंदेलकालीन तालाब बचे हैं, उन पर भी लगातार अतिक्रमण हो रहा है. कई गांव ऐसे हैं जहां सरकारी हैंड पंप भी सूख गए. जल स्रोत न के बराबर बचे हैं. बचे हुए कुछ स्रोतों पर कई गांव निर्भर करते हैं. यहाँ एक मटकी पानी के लिए दिन भर की जद्दोजहद है. हेड पंप खाली सब कुएं पड़े रहे, मिटे रहे, उनमें पानी नहीं है. अब अभी तक क्या करें? अब 2 दिन 3 दिन नहाते नहीं है, पानी पीवे ही नहीं मिलते. बहुत ज़्यादा समस्या होती है. जगह सब लोग बैठे हैं, हल्के मोड़ी मोड़ा बच्चा सब भरा, पड़वे भी जा ही नहीं पा रहा है. कितनी दूर से पानी लाते हो? यहीं यूपी बॉर्डर से लाते सर, 3-4 किलोमीटर में. ज्यादातर कुएं सूख चुके हैं. अगर कहीं तलहटी में पानी बचा भी है तो उसे निकालने के लिए जान जोखिम में डालनी पड़ती है. जब इंसानों के लिए पानी नहीं तो जानवरों की स्थिति तो और मुश्किल हो जाती है. सूखा एक धीमी प्रक्रिया है जो खामोशी से आपदा में बदल जाती है. यह किसी भी अन्य प्राकृतिक आपदा से ज्यादा लोगों को प्रभावित करती है. वस्तुओं के उत्पादन, मांग और आपूर्ति से संबंधित यह घटना सामाजिक आर्थिक सूखे के रूप में जानी जाती है. इसे अगर संक्षेप में समझें तो सामाजिक आर्थिक सूखा मौसम, कृषि और जलीय सूखे का संयुक्त प्रभाव है. इस साल सर सूखा है. सूखा में सर कुछ नहीं हुआ, न किसी गेहूँ भाव, न चना भाव, न सरसों भाव, कुछ नहीं होगा. परेशानी है. मजदूरी को सहारा है, मजदूरी मिल गई तो कर ली सर, नहीं मिल गई तो अपनी परेशानी भोग रहे. सब खेती में अब कोई ऐसे कम निकलता है सर, माने मजदूरी से माने बाहर जाते हैं लोग. सूखे का सीधा असर फसलों पर पड़ता है और इस तरह किसानों को इसकी मार सबसे पहले झेलनी पड़ती है. अन्य वैज्ञानिक संस्थानों के सहयोग से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इस समस्या का समाधान खोजने की दिशा में लगातार काम कर रहा है. पानी का संरक्षण और सूखा प्रतिरोधी फसल में विविधता इस शोध का केंद्र बिंदु है. Actually, as a plant scientist, what we have to do is to develop drought. क्योंकि कृषि क्षेत्र में हमारा प्रमुख लक्ष्य होता है पैदावार. उदाहरण के तौर पर गेहूं के पौधे से हमें कुछ अनाज मिलना चाहिए जिसे बेचकर किसान अपना जीवन यापन कर सके. तो पैदावार पर ध्यान देना जरूरी है. सूखा रोधी पौध को भी हम पैदावार से ही नापते हैं.
So drought resistance is also measured in terms of productivity. ICAR में काम करने वाले वैज्ञानिकों ने फसलों की ऐसी कई किस्में विकसित की हैं जिसमें समय और पानी दोनों की खपत बहुत कम होती है। नई विधियों और तकनीकों ने पानी की कमी के प्रभाव को काफी हद तक कम कर दिया है। हालांकि वैज्ञानिक अब एक नई चुनौती का सामना कर रहे हैं, जलवायु परिवर्तन, जिसने सूखे के खतरों को कई गुना बढ़ा दिया है। साल 2019 में इंडिया साइंस चैनल की शुरुआत की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया इंटरनेट आधारित ये विज्ञान वेब चैनल विभाग के स्वायत्त संस्थान विज्ञान प्रसार द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस चैनल पर विज्ञान पर आधारित डॉक्यूमेंट्रीज, ताज़ा विषयों पर स्टूडियो चर्चा, साक्षात्कार और हर आयु वर्ग को आकर्षित करने वाली विज्ञान लघु फिल्में और साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। आज तक के 1.5 साल से ज़्यादा के समय में हमने करीब 1500 से अधिक वीडियोस बनाए, लोगों तक पहुंचाए और ये सारे वीडियोस हमारे indiascience.in के वेबसाइट पे, पोर्टल पे अवेलेबल हैं। कभी भी किसी भी वक्त आप उसको देखना चाहें, डाउनलोड करना चाहें तो आप आराम से उसको देख सकते हैं। चूँकि ये ओपन सोर्स है, भारत सरकार का ये उपक्रम है और इसके अंदर चेष्टा ये है कि ये विज्ञान हर आदमी तक पहुँचे, जन जन तक विज्ञान पहुँचे, इसका ये प्रयास रहता है। मोबाइल के माध्यम से OTT चैनल अब हर एक के हाथ में अब उपलब्ध है और इंडिया साइंस इस मामले में पीछे नहीं है। इंडिया साइंस ना सिर्फ गूगल प्ले पे, ना सिर्फ एंड्रॉयड पे और एप्पल आई स्टोर पे, iOS स्टोर पे, बल्कि जियो टीवी पे भी आज उपलब्ध है। हैदराबाद स्थित केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान 1985 में स्थापित किया गया था। क्रीडा ICAR का एक प्रमुख संस्थान है जो सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए वर्षा आधारित कृषि प्रणाली को विकसित करने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। वर्षों के अनुसंधान अनुभव के आधार पर क्रीडा ने कई परियोजनाओं जैसे शुष्क भूमि कृषि और कृषि मौसम विज्ञान पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान कार्यक्रम AICRPDA और AICRPAM की शुरुआत की है। ये केंद्र जल संरक्षण, आर्द्रता संरक्षण के क्षेत्र में बहुत उपयोगी और आसान तकनीक विकसित कर रहे हैं, जैसे वर्षा जल प्रबंधन के लिए खेत तालाब, अंतःस्रवण तालाब, इंटर क्रॉपिंग प्रणाली और ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए दोहरी फसल प्रणाली आदि। यहाँ काम करने वाले वैज्ञानिक मृदा परीक्षण के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। तापमान में वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए मिट्टी के नमूने एकत्र किए जाते हैं। पानी की कमी और नमी में बदलाव जैसे मानकों पर निगरानी रखी जाती है। हम पहुंचे क्रीडा के अनुसंधान फार्म। मीलों फैले इस फार्म में वर्षा आधारित कृषि और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर अनुसंधान के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं की स्थापना की गई है। यहाँ वैज्ञानिक उच्च तापमान और हवा में बढ़ते कार्बन डाइऑक्साइड के फसलों पर प्रभाव का अध्ययन करते हैं। इस अनुसंधान के विभिन्न तरीकों में से एक तरीका है सहज उच्च वायु तापमान सुविधा। जलवायु परिवर्तन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और तापमान दो प्रमुख तत्व हैं जो फसल उत्पादन को प्रभावित करेंगे। भविष्य की स्थिति को देखते हुए हमने यह व्यवस्था स्थापित की है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ हमने मूंग लगाई है। जो बड़ा असर हम देख सकते हैं वो ये है कि तापमान का प्रभाव फूल आने के समय हो रहा है, जो कि उपज को नियंत्रित कर रहा है। That is dictating the yield.
लेकिन जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण का स्रोत है, तो ये उच्च तापमान का असर कम कर देती है। वैज्ञानिक इस नाजुक संतुलन पर काम कर रहे हैं। इन परियोजनाओं में सफलता भविष्य की ऐसी कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड तापमान प्रवणता प्रकोष्ठ CTGC में CO2 के मिश्रण और इसके फसलों पर असर के अलावा फसलों में लगने वाले कीड़ों पर इसका गहनता से अध्ययन किया जा रहा है। ये बहुत जरूरी है कि सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में जल्दी फसलें बोई जाएं और कम से कम समय में उनकी कटाई हो, क्योंकि फसल चक्र की अवधि जितनी लंबी होगी, सूखे का प्रभाव उतना ही ज्यादा होगा। वैज्ञानिकों ने खेती के ऐसे खास उपकरण विकसित किए हैं जो बुआई और कटाई की अवधि को कम करते हैं। ये उपकरण आने वाले समय में देश के विभिन्न हिस्सों में सूखे के प्रभाव को कम करने में काफी कारगर साबित होंगे। सूखा प्रबंधन के लिए आवश्यक है जलवायु की निरंतर निगरानी। इसलिए साल 2007 में फसल प्रोजेक्ट के तहत रिमोट सेंसिंग तकनीक की मदद से राष्ट्रीय कृषि सूखा आकलन एवं निगरानी प्रणाली तैयार की गई थी, जिसकी उपयोगिता देखते हुए साल 2012 में इसरो NRSC ने ये तकनीक कृषि विभाग को सौंप दी और दिल्ली में महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र स्थापित किया गया। राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों का आकलन करता है। केंद्र तथा राज्य संस्थानों के सहयोग से ग्राउंड डेटा भी जमा किया जाता है और वैज्ञानिक मेथड से फसलों का फोरकास्ट किया जाता है। सूखा आकलन के लिए यहाँ खास तौर से नेशनल एग्रीकल्चर ड्राउट असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। इसमें राज्यों से लेकर जिला और तालुका स्तर तक की रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसके आधार पर कृषि व अन्य संबंधित विभाग सूखा आकलन, पूर्वानुमान और सूखा घोषित करते हैं। हम बड़े आकार के उपग्रही आंकड़ों का इस्तेमाल करते हैं। नोवा, मोडीज और भारतीय उपग्रहों तथा संवेदकों के उपग्रही आंकड़े IMD से वर्षा आंकड़े भी लिए जाते हैं। हम मिट्टी में नमी के नमूने लेते हैं और उसके बाद सिंचित प्रतिशत, बुआई क्षेत्र से जुड़े ज़मीनी आंकड़े लेते हैं और ये सब कुछ एक बहुस्तरीय तथ्यात्मक प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। इस तरह हम सूखा स्थिति का आकलन करते हैं। सूखे की स्थिति से निपटने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठनों ने पूर्वानुमान ऐप भी विकसित किए हैं, जो किसानों को चेतावनी उपलब्ध कराते हैं। इससे किसानों को सही समय पर सही फसलों का चयन करने और सूखे के प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है। सूखा प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी विकास के अलावा 2016 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR और राष्ट्रीय जल संस्थान NIH के साथ मिलकर कृषि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय और NDMA ने एक सूखा प्रबंधन मैनुअल तैयार किया है। ये मैनुअल सभी राज्यों में अनिवार्य किया गया है, जो सूखे के प्रभावों को समझने, उनका मुकाबला करने और निदान के लिए वैज्ञानिक उपायों की पूरी जानकारी देता है। साल 2019 में इंडिया साइंस चैनल की शुरुआत की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया इंटरनेट आधारित ये विज्ञान वेब चैनल विभाग के स्वायत्त संस्थान विज्ञान प्रसार द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस चैनल पर विज्ञान पर आधारित डॉक्यूमेंट्रीज, ताज़ा विषयों पर स्टूडियो चर्चा, साक्षात्कार और हर आयु वर्ग को आकर्षित करने वाली विज्ञान लघु फिल्में और साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। आज तक के 1.5 साल से ज़्यादा के समय में हमने
करीब 1500 से अधिक वीडियोस बनाएं, लोगों तक पहुंचाएं और ये सारे वीडियोस हमारे indiascience.in के वेबसाइट पे, पोर्टल पे अवेलेबल हैं। कभी भी किसी भी वक्त आप उसको देखना चाहें, डाउनलोड करना चाहें तो आप आराम से उसको देख सकते हैं। चूँकि ये ओपन सोर्स है, भारत सरकार का ये उपक्रम है और इसके अंदर चेष्टा ये है कि ये विज्ञान हर आदमी तक पहुँचे, जन जन तक विज्ञान पहुँचे, इसका ये प्रयास रहता है। मोबाइल के माध्यम से OTT चैनल अब हर एक के हाथ में अब उपलब्ध है और इंडिया साइंस इस मामले में पीछे नहीं है। इंडिया साइंस ना सिर्फ गूगल प्ले पे, ना सिर्फ एंड्रॉयड पे और एप्पल आई स्टोर पे, iOS स्टोर पे, बल्कि जियो टीवी पे भी आज उपलब्ध है। सूखा या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार की कई योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी एक ऐसी ही योजना है जिसमें किसी भी आपदा में फसल का नुकसान होने पर बीमा कंपनी मुआवजा देती है। ठीक इसी तरह असिंचित क्षेत्रों में सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की है। केंद्र और राज्य सरकारें राष्ट्रीय आपदा राहत कोष और राज्य आपदा राहत कोष के तहत अलग अलग फंड रखती हैं। अगर कोई क्षेत्र सूखा प्रभावित घोषित किया जाता है तो ऐसे में किसानों को आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाती है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कृषि मंत्रालय के तहत एक सेंट्रल ड्राउट रिलीफ कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। These funds are used for giving some kind of a ये राशि एक तरह का मुआवजा देने के काम आती है। मुआवजा भी नहीं, इसे हम सहायता राशि कहते हैं, ताकि जो प्रभावित किसान हैं उस किसान को दूसरे सीजन में फिर से खड़ा होने के लिए कुछ मदद की जरूरत होती है। कई चीजें चाहिए होती हैं, बीज और खाद खरीदनी होती है। like they have to purchase some seeds and fertilizers etc. भारत में बावरी और तालाबों द्वारा जल संचयन की पारंपरिक प्रणाली सदियों से मौजूद है, लेकिन तेजी से बदलती दुनिया में जल संरक्षण उपायों की कमी, बेतरतीब विकासात्मक गतिविधियां, कंक्रीट के मकान और प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित उपयोग प्रमुख कारक हैं जिससे भूजल रिचार्ज नहीं हो पाता। लोगों को वाटर बजटिंग समझाना बहुत इम्पोर्टेंट है। खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, ये जब बात लोगों को समझ में आ जाएगी तो लोग वाटर कंजर्वेशन और वाटर रिचार्ज पे बहुत ध्यान देंगे। अवेलेबल वाटर इतना होता है कि हम अगर उसको ठीक से जुडिशियसली यूज़ करें तो शायद वो हमको लंबे समय तक चले। कृषि सूखा हो या जल सूखा, दोनों ही समस्याओं की जड़ एक है, पानी की कमी। इसके लिए भारत सरकार ने जल संरक्षण की पद्धति पर भी जोर दिया और इसका सफल उदाहरण है राजस्थान, जहां वाटरशेड परियोजना पर काम चल रहा है। ये कृषि कार्य और पेयजल दोनों स्थितियों में कारगर साबित हो रहा है। तो आप देख रहे हैं ये पूरा जब बरसात में पूरा भर जाता है तो 3 साल के लिए कोई संकट इस गांव के लिए नहीं होता है। और इसमें पशु जानवर, जंगली जानवर, टाइगर रिजर्व है, इसके सारे जानवर पानी पीते हैं। तो ये पीने के, पक्षियों के पानी के लिए दूसरा सबसे बड़ा काम जो होता है वो धरती के पेट में जाता है और जो इसके नीचे कुएं हैं उनमें रिचार्ज होता है, फिर उससे जो है किसानों को पीने के लिए और खेती के लिए मिलता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास और इसके उपयोग से परिस्थितियों में काफी सुधार हुआ है। जहां 1964-65 के अकाल ने देश को बुरी तरह से तोड़ दिया, आर्थिक मंदी ने पूरे देश की व्यवस्था को झकझोर दिया, लाखों लोगों की जानें चली गई थीं। वहीं वर्ष 2015-16 में एक बार फिर देश में सूखे की स्थिति पैदा हुई, लेकिन इस बार न तो ये आपदा में बदली और न ही अकाल जैसी स्थिति पैदा हुई। सूखा एक ऐसी आपदा है जिसका प्रभाव कम किया जा सकता है। जरूरत है समाज में वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने की, एक ऐसा समाज जो संसाधनों को संरक्षित कर आने वाले कल को सुरक्षित कर सके।